हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और इन तैयारियों के बीच जो शस्त्र हैं वो आरोप प्रत्यारोप का जो कमान में फिट करके उनको चलाया जा रहा है और हमला जो है एक दूसरे पर इसी तरीके से आरोपों के जरिए किया जा रहा है। दरअसल इसी दौरान बड़ौदा हलके में होने वाले उपचुनाव को लेकर के शुक्रवार को बड़ौदा हलके के रबड़ा गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वहां पहुंचे और इस दौरान धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को घोटालों की जननी बताते हुए धनखड़ ने कहा कि आज कांग्रेस के कई नेताओं पर मामले अदालत में चल रहे हैं और वो जमानत पर बाहर हैं, जिसके चलते उन्हें प्रदेश में हो रहे सुधार भी घोटाले नजर आते हैं। अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा में आज विकास की लहर चल रही है। मुख्यमंत्री ने बड़ौदा हलके के लिए 2 कॉलेज देने का काम किया। धनखड़ ने बताया कि बड़ौदा सीट पर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2 कॉलेज बड़ौदा में दिए हैं, इस प्रकार से नेशनल हाईवे नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, एक विकास की लहर यहाँ उठ रही है और लोग उस विकास की लहर के समर्थन में खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का यह स्वभाव बढ़ गया है कि उनने सुधारों का नाम घोटाला कर लिया, क्योंकि उनमें से काफी लोग जमानत पर हैं। आपको पता है कौन कौन जमानत पे हैं, आपको पता है घोटालों की मां है कांग्रेस पार्टी। वहीं सरकार के द्वारा लाए जा रहे 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों की तरफ से विरोध शुरू हो चुका है और कैथल में इसको लेकर के तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर व्यापारी, किसान और मजदूरों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। बंद को किसानों के साथ साथ आढ़तियों का समर्थन भी मिला, जिसके तहत आज अनाज मंडी में कामकाज ठप है और लोग सरकार से अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार समेत दूसरे जिलों की मंडियों में भी आज बंद का आह्वान किया गया। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते रोज बारिश के बाद जिस तरीके से स्थिति सड़कों पर होने लगी, उसके बाद नुकसान का आकलन भी किया गया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस दौरान कई ऐसे घर थे जो क्षतिग्रस्त हुए, जिनको नुकसान पहुंचा और ऐसा ही एक घर साइबर सिटी गुरुग्राम में भी था, जहां पर भारी बारिश के बाद जल भराव के कारण सेक्टर 46 में एक 4 मंजिला इमारत झुकने लगी, जिसके बाद साथ लगते मकानों में दरार आनी शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को सील कर दिया और मकानों को खाली करवाया। साथ ही दूसरी घटना सेक्टर 27 की है, जहां 4 मंजिला इमारत के सभी फ्लोर दरकने लगे, जिसके बाद बिल्डिंग में रह रहे लोगों को भूकंप के कंपन जैसी आशंका हुई, जिसके बाद सभी लोग बाहर आ गए और इसके बाद हरकत में आए डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इमारत को मशीनों की सहायता से रोक दिया और इसको जमींदोज करने की तैयारी शुरू कर दी है। सर, हमारे यहाँ जो बारिश एक नॉर्मल होती है उसका कोई दिक्कत नहीं। हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए गोल्फ कोर्स रोड में जो अंडरपास है। अंडरपास में क्या होता है, जब ये डीएलएफ वाले जब पानी निकालते हैं तो सड़क में फेंकते हैं, ना कि ड्रेन में फेंकते हैं। वो सड़क वाला पानी हमारे वाया सेक्टर होते हुए 28 सेक्टर से जाता है, क्योंकि हमारा सेक्टर थोड़ा डाउन पड़ता है और ये सब अधिकारियों को, एमसीजी को, हुडा को, मतलब सबको हम पता है ये चीज। उसके बावजूद भी एक परेशानी को खत्म करने के लिए ये दूसरी परेशानी खड़ी कर रहे हैं लोग। यहाँ पे करीब 150 मकान बने हुए हैं हमारे यहाँ सेक्टर में, करीब आधो लोगों के जो है यहाँ बेसमेंट बने हुए हैं, उन सबके घरों में पानी घुसा हुआ है। कैसे करेंगे? कल एक हमारे यहाँ एक सेक्टर में इसी बेसमेंट में पानी की वजह से एक हमारे यहाँ पे मेंबर को जो है उसको करंट लग गया, उनकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई है। तो ये इस चीज प्रशासन को जो है बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये हम लोग तो ऐसे बाढ़ वाली जैसे सिचुएशन लगता ही नहीं कि हम गुड़गांव में है। कौन सा साइबर सिटी है ये तो ये बिल्कुल किसी ऐसा लगता है हम किसी बिहार के किसी नॉर्मल किसी गांव में खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई इजाजत तो हमें ये देखी, पुलिस ने आके हमारे को भी बाहर निकाल दिया, अभी तुम घरों से बाहर निकलो, बिल्डिंग गिर सकती है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, ठीक, अच्छा किया है, लेकिन हमारी कोई व्यवस्था तो नहीं की ना किसी ने। कम से कम 40-50 लोग जो है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बीमार भी हैं, वो सड़कों पे जा रहे हैं, जबकि कोरोना काल में ये बोला जाता है कि अपने घरों में रहो। अब हम कहाँ जाए? हमारी किसी ने व्यवस्था की है? कितने लोग हैं आपके जैसे जो आसपास के 40 से बाहर हैं?
30-40 लोग बाहर घूम रहे हैं। तो रात को कहाँ थे आप लोग? रात को अपने दाएं बाएं जिसकी थोड़ी बहुत जान थी उसके घरों में जाके सोए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है। और पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसीलिए अब इसके चलते प्रदेश के बाकी हिस्से भी पहले से ही सतर्क हो चुके हैं। वहां का स्थानीय प्रशासन सतर्क हो चुका है, लेकिन करनाल में कोरोना की रफ्तार भी अभी रुक नहीं रही है। करनाल जिले में 69 नए मामले सामने आए हैं। करनाल के सेक्टर 13 के रहने वाले एक 60 साल के बुजुर्ग की इस दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। सीएमओ योगेश शर्मा के मुताबिक करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1939 है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 576। हमारी आरटीपीसीआर की रिपोर्टिंग आई है, उसके अनुसार अभी तक जो 69 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं और अभी सभी केसेस के साथ संपर्क करके उनको शिफ्टिंग का और होम आइसोलेशन का कार्य किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि इनमें से कुछ केसेस जो है आउट ऑफ करनाल के भी हैं, तो उनके सबसे अभी संपर्क किया जा रहा है टीम द्वारा। रात को एक डेथ सेक्टर 13 के पेशेंट की हुई है, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में 22nd डेथ है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कुछ दिनों में डेथ्स हुई हैं, लेकिन मैं इसमें फिर सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी टेस्ट करवाएंगे और जितनी जल्दी कोई भी दिक्कत हो इमीडिएटली अपना कांटेक्ट करेंगे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में या हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ, तो उतना इजी हो जाता है ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करके किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को बचाना। वहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। करनाल की तस्वीर हमने इससे पहले आपको दिखाई, लेकिन अब आपको पंचकुला की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल पंचकुला में भी कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। पंचकुला में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पंचकुला में कोरोना के 57 नए मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना से एक और मौत हो गई। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना के नए मरीज पंचकुला के अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। 57 पॉजिटिव आए हैं और हमारा अभी तक का वैसे आंकड़ा जो है 1427 पॉजिटिव है इस समय पंचकुला में जो डिटेक्ट हुए हैं, और उसमें से 459 जो है एक्टिव केसेस हैं, जो हमारे या तो होम आइसोलेशन में है, लगभग 250 के करीब लोग होम आइसोलेशन में हैं और बाकी हमारे कोविड केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स। वहीं कोरोना काल में लोगों को लगातार सजग और सचेत रहने के लिए बार बार कहा जाता रहा, जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए और उन नियमों के तहत चाहे शादी समारोह हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर शामिल होने के लिए नियम हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लोगों के द्वारा इन सभी की अनदेखी की जाती रही। वहीं कैथल में कुछ इसी तौर पर अलग तरीके से तस्वीर देखने को मिली, जहां कैथल में आज 55 नए कोरोना मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको जानकारी दें कि 55 मरीजों में से 22 मरीज एक निजी होटल में हुए शादी समारोह में जाने के बाद पॉजिटिव पाए गए। कैथल सीएमओ जय भगवान जाटान ने निजी होटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी और डीसी को पत्र लिखा। सीएमओ का कहना है कि निजी होटल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। कोरोना की अपडेट क्या पूछा, कितनी मौतें आज और कितना टोटल एक्टिव? तो हमने जो 18 तारीख को सैंपल लिए थे उनकी जो 466 की रिपोर्ट आ गई है और वो सैंपल हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में भेजे थे। उनमें से जो है आज 35 केस पॉजिटिव मिले हैं और इन 35 में से 22 लोग तो वो हैं जो 13 तारीख को एक निजी होटल में समारोह हुआ था, शादी का फंक्शन हुआ था कैथल के अंदर, तो उसमें जो है 22 लोग उसकी 35 में से पॉजिटिव मिले हैं। और उस समारोह में जो 1-2 दिन पहले भी रिपोर्ट आई थी, तो अब तक उस समारोह के हमारे पास जो है 39 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो इस तरह से लगता है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और जो है सोशल जो डिस्टेंसिंग के नॉर्म है उनके आदेशों की अवहेलना हुई है। तो इसके बारे में मैंने डीसी साहब व एसपी साहब को इस होटल के खिलाफ जो है जांच करके कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। और अब बात खाकी की। खाकी
महज एक वर्दी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है लोगों का साथ लेने की, लोगों का सहयोग करने की और लोगों के साथ खड़े रहने की। लेकिन बहादुरगढ़ में रक्षक कहलाने वाली पुलिस भक्षक बन गई। झज्जर रोड पर सड़क किनारे मुफ्त में सब्जी ले जाते पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ। बाइक पर 2 पुलिसकर्मी आते हैं और टमाटर वाले तराजू में रखे टमाटर उठाकर चलते बनते हैं। यहां के सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि पुलिस वाले उनसे वर्दी का रौब दिखाकर मुफ्त में सब्जियां ले जाते हैं। एक दुकानदार ने पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं और समय समय पर इसको लेकर के जनता के साथ भी बैठकें होती हैं। लेकिन इस सब का क्या असर, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि अपना रौब, अपना रुतबा दिखाने लगे तो आखिर उसके बाद क्या हो। दरअसल बल्लभगढ़ के गांव डीग में बीती रात दर्जनों की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने गांव की सरपंच के देवर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले सरपंच के देवर के हाथ पैर तोड़े और उसके बाद उस पर 3 राउंड फायर किए। पीड़ित को गंभीर हालत में फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले परिवार की किसी बात को लेकर बदमाशों से झड़प हो गई थी, तो इन बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बीते दिनों से हो रही बारिश के बाद अब यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब लोग खतरे में आ चुके हैं। दरअसल अब जलस्तर बढ़ने के साथ फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान पर आ चुकी है। बढ़ते जलस्तर का आलम यह है कि फरीदाबाद के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खासकर यमुना नदी के किनारे बने घरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही किसानों को अपनी फसलों की भी चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि यमुना नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो 2 से 3 दिन में यहां बाढ़ आ जाएगी और उन्हें दूसरी जगहों पर विस्थापित होना पड़ेगा। की पोल लगाई थी जो कि करीब में 60-70 हजार रुपए लगे थे पन्नी उन्नी लगा के, और वो सारी अभी नष्ट हो गई है। इसलिए हमारे जो मम्मी पापा हैं वो परेशान हैं। और बाकी जो बाढ़ का पानी है ऐसे बढ़ता रहा तो करीब में 2-3 दिन में बाढ़ आ जाएगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो है 2 दिन से इतना पानी जो है बढ़ रहा है कि इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ से जो है हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो हर साल जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है आसपास के इन क्षेत्रों में, और अब जो है जब लगातार जल स्तर बढ़ेगा तो आपके लिए कितनी मुसीबतें लाएगा? कैसे जो है ये फसलें नष्ट हुई हैं, कैसे आपको जो है बाहर करना होना पड़ेगा? अब जो है फसल तो जो है नष्ट होगी, अब जो है हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। मुसीबत ही मुसीबत है जल बढ़ने से। तो अब जो है यही है कि अब जो काफी तेजी से पानी जो है बढ़ रहा है। प्रशासन के द्वारा समय समय पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए काम किए जाते रहे हैं। इसको लेकर के लगातार जानकारियां जिला स्तर पर प्रशासन के पास पहुंचती हैं, लेकिन ऐसा ही जब जानकारी उकलाना में भी प्रशासन के पास पहुंची, उकलाना से हिसार नेशनल हाईवे 52 पर बने अवैध ढाबों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पीला पंजा चलवा दिया। विभाग के कर्मचारियों ने हाईवे पर बने 6 से 7 ढाबों को गिरा दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी जेपी खासा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये ढाबे अवैध तरीके से बनाए गए थे और इनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिली थी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।